आज राउंड अप में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता। आज बात करेंगे स्टील प्राइसेस की, जहां पर ग्लोबल मार्केट्स में भाव एक महीने के हाईज पर हैं। भारतीय बाजारों के इसके क्या मायने हैं, एक्सपोर्ट को लेकर सरकार के साथ क्या बातचीत है, उस पर करेंगे बात। साथ ही बात करेंगे यूएस फेड की रेट बढ़ने की उम्मीद से जो हमने मुनाफा वसूली यहां पर गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस में आते हुए देखी है। साथ ही ओपेक प्लस देशों के फैसले के बाद फर्राटा भरने वाले क्रूड की अब रफ्तार कुछ धीमी होती हुई नजर आई है। पिछले 2 दिनों की अगर बात करें तो करीबन 3% की यहां पर गिरावट देखने को मिली है। इन सब पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ हैं आईएफएल सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता, मेहता इक्विटीज के राहुल कलांत्री। लेकिन शुरुआत यहां पर स्टील के साथ कर लेते हैं और नियो मेगा स्टील के एमडी वेदांत गोयल हमारे साथ कार्यक्रम में हैं। वेदांत, हाय, शुक्रिया समय निकालने के लिए। सबसे पहले तो इंडियन मार्केट्स में ही किस तरह की डोमेस्टिक डिमांड फिलहाल नजर आती है, जो रुपी डेप्रिसिएशन है, एनर्जी प्राइसेस हमने बढ़ते हुए देखे हैं, उन सब का क्या इम्पैक्ट है? अभी जैसे कि दिवाली का सीजन चल रहा है तो दिवाली में थोड़ी सी डिमांड स्लो है, बट मेरे को ऐसा लगता है एक बार दिवाली खत्म होने के बाद देयर विल बी वेरी ह्यूज डिमांड। और स्पेसिफिकली जिस हिसाब से भी रेट इंक्रीज हुए हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी काफी अच्छा अभी काम होने जा रहा है, और साथ ही में ऑटो इंडस्ट्री में बहुत अच्छी बूम है। तो मेरे को ऐसा दिखता है कि स्टील इंडस्ट्री फॉर नवंबर टू दिसंबर 2023 स्टील इंडस्ट्री बहुत अच्छा समय रहेगा। वेदांत, साथ ही साथ बाजार को काफी समय से इंतजार है कि शायद जो लेवीज लगी हुई हैं, एक्सपोर्ट ड्यूटी है, उसमें कोई कटौती देखने को मिले, लेकिन अब ऐसा लगता है कि शायद बजट से पहले ये काम ना ही हो पाए। कैसे देखती है इंडस्ट्री इस टाइमलाइन को? अभी तो थोड़ा सा डिफिकल्ट दिख रहा है, जैसे कि जिस हिसाब से बजट के पहले कम्युनिकेशन चल रहा है गवर्नमेंट के साथ। बट एक बार बजट होने के बाद ऐसा दिखता है कि गवर्नमेंट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी जो है वो अलाउ कर देगी गवर्नमेंट और एक्सपोर्ट चालू कर देगी। बट एक्सपोर्ट से ज्यादा आज के टाइम पे जिस हिसाब से डोमेस्टिक में इंक्वायरी जनरेट हो रही है, या डोमेस्टिक में जिस हिसाब से कामकाज हो रहा है वो बहुत अच्छे लेवल पे हो रहा है। और एक्सपोर्ट होने के बाद डेफिनेटली हमारे इंडियन स्टील मार्केट के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, जो हमने पिछले बार भी जो देखा था। वेदांत, प्राइसेस आप कैसे देखते हैं? क्योंकि अगर हम जो भी चार्ट्स उठा के देख लें, चाहे वो मंथ ऑन मंथ है, ईयर ऑन ईयर है, एक नेगेटिव मूव्स यहां पर देखने को मिलते हैं। ऑफ कोर्स अपने लोज से कुछ खरीदारी यहां पर स्टील में जरूर लौटी है, लेकिन प्राइस व्यू आप क्या लेके चल रहे हैं? जैसे कि पिछले 15 दिनों में करीबन करीबन 4,000 रुपए की तेजी हम लोगों ने एचआरसी में देखी है। ये मैं आपको कह रहा हूँ स्पेसिफिकली एक्स बॉम्बे का रेट। आने वाले दिवाली के बाद मेरे को ऐसा लगता है कि हम लोग 2 से 3 रुपए की तेजी और देख पाएंगे, 2,000 रुपए टन से लेके 3,000 रुपए टन तक के। और प्राइस स्टेबल ही रहेगा, बिकॉज डिमांड में कहीं पे भी इशू नहीं दिख रहा है, सप्लाई डेफिनेटली हो रहा है। और ऑटो और इंफ्रा, मैं बार बार इसे काफी पुश करता हूँ सारे जगह पे कि ऑटो और इंफ्रा को लेके गवर्नमेंट बहुत अग्रेसिवली कर रही है। और जिस हिसाब से भी नए नए हाईवेज के जो काम चालू हो रहे हैं उसमें काफी सारी अपॉर्चुनिटी दिखती है स्टील इंडस्ट्री को लेके। ऑलराइट। तो मार्केट जो है स्टेबल ही रहेगा प्राइसिंग फैक्टर से। पॉइंट टेकन। वेदांत, एक फाइनल क्वेश्चन है, और ग्लोबल क्यूज यहाँ पर किस तरह के हैं और कितना इंपैक्ट करेंगे भारतीय बाजारों को? क्योंकि एज ऑफ नाउ हमने देखा है कि चाइना की तरफ से कुछ डिमांड फिर से निकली है। जो जीरो कोविड पॉलिसी है वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड एरियाज में है, उनकी छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं। ग्लोबल क्यूज कैसे रह सकते हैं? ग्लोबली भी डिमांड काफी अच्छी रहेगी। जैसे कि अगर आप देख रहे हो कि इंडिया से आज के टाइम पे चाइना डेफिनेटली इंपोर्ट नहीं कर रहा है, बट कहीं ना कहीं पे ऐसी पॉलिसी आ सकती है जहाँ पे ग्लोबल में हमको अपॉर्चुनिटी दिखाई देगी। जो अभी यूक्रेन का वॉर हुआ है, यूक्रेन में भी काफी सारी हमको अपॉर्चुनिटी दिख रही है। एएमएनएस का भी प्लांट उधर अभी नहीं चल पा रहा है अनफॉर्चुनेटली। बट ग्लोबल स्टील डिमांड विल बी ऑल्सो वेरी गुड। फेयर पॉइंट दैट। वेदांत, बहुत शुक्रिया साथ देने के लिए और पूरे स्टील सेक्टर पर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल के हिसाब से बात करने के लिए। तो क्लियरली ग्रोथ यहां पर बेहतर होती हुई नजर आ रही है, भावों में बढ़त देखने को मिली है, कुछ कंसोलिडेशन यहां पर भी रह सकती है, लेकिन जैसे वेदांत कह रहे हैं कि काफी हद तक जो एक्शन है अब शायद हमें दिवाली के बाद यहां पर आता हुआ नजर आएगा। बात हमने स्टील की करी है, साथ ही बेस मेटल्स की भी कर लेते हैं। और अनुज, आपकी राय जानना चाहेंगे, क्योंकि आज अगर हम बाजार को देखें तो कुछ मुनाफा वसूली के साथ कारोबार है, फिर वो चाहे कॉपर है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, जो पिछले हफ्ते की या मंडे की भी तेजी थी बहुत ज्यादा रुकती हुई नहीं दिखी। मनीषा जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, बेस मेटल में एक ट्रेंड थोड़ा सा नेगेटिव हुआ है, हालांकि प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल टेंशन एक्सकलेट हुआ है, उसकी वजह से हमने देखा है कि बेस मेटल की डिमांड पे कुछ असर आता हुआ दिखाई दिया, और हमने देखा है कि एलएमई पर भी और डोमेस्टिक मार्केट एमसीएक्स में भी भावों में गिरावट देखने को मिली है। हमारा मानना है कि अभी भाव कुछ नरम रह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ी है तो डिमांड कंसर्न यहाँ पे सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा है, और उसकी वजह से भावों में गिरावट देखने को मिली है। हमारा मानना है कि बेस मेटल में डाउन साइड लेवल देखने को मिल सकते हैं
पर्टिकुलर कॉपर की अगर बात करें तो कल भी हमने हायर लेवल से बिकवाली का ट्रेंड आते हुए देखा था। हमें लगता है कि आज भी कॉपर के प्राइसेस में नरमी के साथ ट्रेड देखने को मिल सकता है और एक्सपेक्टेड है कि नीचे करीबन 645 तक के लेवल कॉपर में देखे जा सकते हैं, तो यहाँ बिकवाली का ट्रेड बनाया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर जैसा कि अभी हमने चर्चा किया स्टील के बारे में, तो स्टील अगर हम एनसीडीएक्स की बात करें तो करीबन 49,740 के आसपास चल रहा है। हमें लगता है कि स्टील के अंदर भी कुछ बिकवाली देखने को मिल सकती है, क्योंकि अगर हम इसके प्रोडक्शन की बात करें तो करीबन 2.5% प्रोडक्शन बढ़ा है, 66% के आसपास यहाँ पे एक्सपोर्ट जो है वो घटा है, और डोमेस्टिक जो डिमांड है वो यहाँ बढ़ती हुई दिखाई दी है। तो जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से हमने एक्सपोर्ट यहाँ पे घटता हुआ देखा है। हमें लगता है कि स्टील के प्राइसेस के अंदर भी आने वाले दिनों में गिरावट देखने को मिल सकती है, तो एनसीडीएक्स में स्टील में बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं। नीचे 49,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं और 50,500 पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो कॉपर और स्टील मुझे लगता है कि बिकवाली के साथ ट्रेड लिया जा सकता है। टर्म में हल्की सी मुनाफा वसूली की एक्सपेक्टेशन भी है, दो ट्रेड को ऐसा लगता है कि स्टील के अच्छे दिन शायद बहुत दूर नहीं है। राहुल, आपसे भी जानना चाहेंगे आपका कोई टॉप ट्रेड जो यहाँ पर मेटल सेक्टर में आप लेना चाहें या रेकमेंड कर रहे हैं? हम लोग कॉपर में बाइंग सजेस्ट कर रहे हैं। राइट नाउ 653 इज गोइंग ऑन। 650 के नियर बाय में बाय करने की सलाह रहेंगी एंड टारगेट इज द 658 एंड 664 विद अ स्टॉप लॉस ऑफ द 644। ऑलराइट, ये तो मेटल पे चर्चा है जहां पर क्लियरली शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स थोड़े से डिफर होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन आगे चलते हैं क्योंकि सरकार रबी फसल की नई एमएसपी तय कर सकती है। 3 से 9% तक का यहां पर इजाफा देखने को मिल सकता है। इस पर और अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी असीम मनचंदा जुड़े हैं। असीम नमस्कार। क्लियरली थोड़े डिफिकल्ट डेज हैं आजकल क्योंकि अक्टूबर रेंज जो है खरीफ के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन शायद रबी के लिए बेहतर हो सकती है सॉइल मॉइस्चर के लिहाज से। लेकिन जो एमएसपी की बातचीत है कहां तक पहुंची है, कितनी जल्दी हम देख पाएंगे वो? देखिए, वैसे तो सरकार जो है सितंबर में रबी फसलों का एमएसपी जो है वो तय कर देती है, लेकिन ये पहला मौका है कि 1 महीने सरकार जो है लेट जो है वो चल रही है। लेकिन अब जो इंतजार जो है उसका खत्म जो है होने वाला है। तो हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि सरकार जल्दी इसकी घोषणा जो है वो कर सकती है। अगर मैं सीएसीपी की बात करूं तो उसने 3% से लेकर के 9% तक एमएसपी बढ़ाने की सिफारिश जो है वो की है। खासतौर पर सीएसीपी को ये लगता है कि जो फसलों का इनपुट कॉस्ट है वो काफी बड़ी है, तो जिसके चलते ये इसकी में बढ़ोतरी जो होनी चाहिए। तो आप सरसों के तेल और दालों के अंदर जो है यहाँ पर ज्यादा बढ़ोतरी जो है आती हुई जो है वो देख सकते हैं। तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर सरकार जो है इस नए एमएसपी का ऐलान जो है वो कर सकती है। ऑलराइट, यानी कि असीम 1 हफ्ता आप यहाँ पर बिजी रहने वाले हैं और हम आपसे ऑफकोर्स बात करेंगे जैसे ही वो आंकड़े भी आते हैं। तो सीएससीपी की रिकमेंडेशन के हिसाब से 3 से 9% तक की वृद्धि यहाँ पर एमएसपी में रबी फसलों के लिए फिलहाल एक्सपेक्टेड है। अनुज, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर में काफी कुछ हो रहा है एज ऑफ नाउ। अक्टूबर रेंज का इंपैक्ट तो हमने क्रॉप्स पे आता हुआ देखा ही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी, चाहे यूएस की बात करें, यूरोप की, जिस तरह का मौसम रहा है वहां पर भी कम फसल होने की एक्सपेक्टेशन है। कोई टॉप ट्रेड यहाँ पर अगर एग्रीकल्चर में लेना चाहें तो किस रुक जाएंगे आप? मनीषा जी, मुझे लगता है कि स्पाइसेस में ट्रेड देख सकते हैं। यहाँ पर जीरा हमने देखा है कि हायर लेवल से कुछ गिरावट की तरफ आता हुआ दिखाई दिया है। तो जीरा के अंदर नवंबर कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी के साथ में है, तो जीरा कॉन्ट्रैक्ट में बिकवाली का ट्रेड नवंबर में ले सकते हैं करीबन 24,800 में। स्टॉप लॉस 25,300 का रहेगा, टारगेट नीचे करीबन 24,000 तक देखने को मिल सकता है। वहीं अगर हम बात करें कॉटन की, क्योंकि बारिश की वजह से सिर्फ एक ये कमोडिटी है जो काफी इफेक्टेड होती हुई दिख रही है, तो कॉटन के अंदर हमें लगता है कि रिकवरी का ट्रेंड रहेगा। तो यहाँ पर एमसीएक्स कॉटन करीबन अगर देखें तो करीबन 34,500 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। 34,000 का स्टॉप लॉस लगाए और 35,500 का टारगेट देखा जा सकता है। इसके साथ ही कॉटन सीड ऑयल केक हमने पिछले 1 हफ्ते में अच्छी खासी रिकवरी यहाँ पर आते हुए देखी है। तो कॉटन सीड ऑयल केक में करीबन 2400 के आसपास खरीदारी करें, 2340 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट 2550 तक देखा जा सकता है। तो मुझे लगता है कि कॉटन पैक जो है वो एक तेजी की तरफ जा सकता है और आगे ज्यादा बारिश होने की वजह से हमें लगता है कि मसालों को थोड़ा सा नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है। तो इसमें जीरा के अंदर हम बिकवाले का ट्रेड लेना चाहेंगे। ऑलराइट, वो पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर है। लेकिन ब्रेक में जाने से पहले राहुल, आपसे एक व्यू रुपये पे भी लेना चाहेंगे, क्योंकि रुपये में जो पिछले 3-4 दिन में लगातार रिकॉर्ड लोज हमने बनते हुए देखे थे, उसके बाद आज हल्का सा कुछ कंसोलिडेशन वाला दिन है। लेकिन अगर इस हफ्ते की बात करें, अक्टूबर के महीने की बात करें, कैसे देखते हैं आप रुपये की रेंज? मनीषा, ये वीक जो रहे पूरा एक्शन पैक वीक है। हम कल देखेंगे कि फेड के मिनट्स आने वाले हैं। देन हम कंज्यूमर इंप्रेशन, कंज्यूमर सेंटिमेंटल डाटा आने वाले हैं एंड यूएस इंप्रेशन डाटा आने वाले हैं। तो डॉलर इंडेक्स में हम देखेंगे कि आने वाले 2-3 दिन में एक हाईली वोलेटाइल सिचुएशन देखने को मिलेगा। हमें लगता है कि डॉलर इंडेक्स 112.80 का एक सपोर्ट लेते हुए बनना चाहिए। ऊपर में 114 तक के लेवल टच होते हुए दिखना चाहिए। वहीं पे हम घरेलू रुपये की बात करें तो घरेलू रुपये में हम वी आर सजेस्टिंग कि 82.20 के नियर बाय में बाइंग की सजेशन रहेंगी
विद अ स्टॉप लॉस ऑफ द 81.80, ऊपर में टारगेट $83 तक के देखने को मिल सकते हैं। तो रुपये में हम और वीकनेसेस देख पाएंगे आने वाले 1 से 2 दिन में। ऑल राइट। यानी कि कुछ और मंदी की एक्सपेक्टेशन यहाँ पर रुपए में आगे जाते हुए उस पर एक नजर रखनी चाहिए। और जैसे राहुल ने कहा कि इसी हफ्ते में यूएस का इन्फ्लेशन डेटा है, चाइना का इन्फ्लेशन है, चाइना का ट्रेड डेटा भी है, तो काफी हैवी वीक ये रह सकता है डेटा इवेंट्स के लिहाज से, जिस पर मार्केट यहाँ पर डे टू डे में रिएक्ट करते हुए दिखेंगे। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो बात करेंगे कुछ और नॉन एग्रो कमोडिटीज की। गोल्ड स्पॉट में आपका स्वागत है। और पिछले हफ्ते की जोरदार तेजी के बाद सोने की चमक अब कुछ फीकी पड़ती दिखी है, क्योंकि दुनिया भर में डॉलर की मांग तेज है। यूएस फेड ब्याज दरें आगे और अग्रेसिवली बढ़ा सकता है, और अमेरिका में कम से कम 75 बेसिस पॉइंट की बढ़त हम अगले मॉनेटरी पॉलिसी में भी शायद देख पाएंगे। उसका सीधा असर यहाँ पर प्राइसेस में है। ऊपर में हमने ऑलमोस्ट 1730 का हाई बनते हुए देखा था, उसके बाद 1666 आपकी स्क्रीन पे, यानी कि करीब करीब 40-50 डॉलर की गिरावट उन स्तरों से देखने को मिली है। और इंडियन मार्केट्स की अगर बात करें तो 51,000 के स्तर हम नीचे में तोड़ चुके हैं। हमने 52,000 के हाईज पिछले हफ्ते में आते हुए देखे थे। अनुज, कैसे देखते हैं आप सोने के प्राइसेस, यहाँ से क्या करने की राय है? मनीषा जी, जब तक ये 51,000 के ऊपर था तब तक एक ट्रेंड पॉजिटिव था, बट इसने 51,000 का लेवल ब्रेक किया है तो थोड़ा सा नेगेटिव टेरिटरी में आया है। इवन $1670 एक काफी अच्छा सपोर्ट था जो कि गोल्ड ने ब्रीच किया है। हमें लगता है कि जो एक हमने रैली लास्ट वीक देखा था उसका जो रिट्रेसमेंट था वो कंप्लीट हो चुका है और भाव अब नीचे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमें लगता है कि इंट्राडे पर्सपेक्टिव से भावों में नरमी देखी जा सकती है और एक्सपेक्टेड है कि $1660-1655 तक के लेवल इंटरनेशनल मार्केट में और डोमेस्टिक मार्केट में करीबन 50,500 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर इंट्राडे के लिए बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं। डॉलर इंडेक्स डेफिनेटली हायर लेवल पे जाता हुआ दिखाई दिया है, और जिस तरीके से हॉकिश स्टेटमेंट अगेन फेड की तरफ से आ रहे हैं तो वो एक थोड़ा सा नेगेटिव रोल प्ले कर सकता है। साथ में जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से जो कंसर्न है डिमांड का, सभी मेटल्स में हमने नरमी का देखा है, तो हो सकता है कि उसकी वजह से भी एक सेंटीमेंट थोड़ा सा नेगेटिव मेटल्स की तरफ होता हुआ दिखाई दे, तो उसमें गोल्ड की डिमांड जो है वो थोड़ी सी गिरावट की तरफ आ सकती है। सिमिलरली सिल्वर भी अगर देखें तो करीबन 59,000 के ऊपर जब तक ट्रेड कर रहा था तब तक एक पॉजिटिव टेरिटरी में था। 59,000 एक अच्छा सपोर्ट था जिसको मार्केट ने ब्रीच किया है। वहीं $19.5 MCX में एक इंटरनेशनल मार्केट में सपोर्ट जोन था, उसको मार्केट ने ब्रीच कर दिया, तो सपोर्ट लेवल ब्रीच हो चुके हैं। मुझे लगता है कि थोड़ा सा सेंटीमेंट जो है यहाँ पर नेगेटिव हो सकता है। इंट्राडे पर्सपेक्टिव से यहाँ पर बिकवाली का ट्रेड लेना चाहिए। करीबन 58,800 में 59,500 का स्टॉप लॉस लगाया, 58,000 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। हमें लगता है कि $19 तक के लेवल आपको इंटरनेशनल मार्केट में देखे जा सकते हैं। तो बिकवाली का ट्रेड इंट्राडे पर्सपेक्टिव से गोल्ड और सिल्वर में देखने को मिल सकता है। जी हाँ, और बिकवाली बनती हुई नजर भी आ रही है। चांदी में कुछ और मुनाफा वसूली यहाँ पर हमने ऊपर में यहाँ पर ऑलमोस्ट 62,000 तक के लेवल्स आते हुए देखे थे, वहां से 3,500-4,000 रुपए की गिरावट चांदी में भी आपकी स्क्रीन पे, और आज तो गिरावट गहराई है, 500 रुपए 527 रुपए की मुनाफा वसूली, और सोने में भी यहाँ पर दबाव कायम है। एक्चुअली जो रुपये में हल्की से अप्रिसिएशन देखने को मिला है उसका भी कुछ असर यहाँ पर प्राइसेस में फिलहाल है। लेकिन बात अब कच्चे तेल की कर लेते हैं, क्योंकि इसका उबाल ठंडा पड़ता दिख रहा है। ओपेक प्लस देशों के प्रोडक्शन घटाने के फैसले के बाद कच्चे तेल के भावों में जो रफ्तार दिखी थी वो अब थोड़ी धीमी है। साथ ही मंदी की आशंकाएं भी बाजार में देखने को मिली है। WTI की अगर बात करें तो यहां पर हमने भावों में लगातार मुनाफा वसूली आते हुए देखी है, $90 के आसपास के स्तर, और ब्रेंट भी अपना जो हाई बनाया था इसने इसी हफ्ते मंडे को, वहां से $3 अब ये भी हल्का हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जिस तरह की मांग को लेकर चिंताएं हैं, चाहे वो यूरोप है या चाइना है, उसका असर यहां पर प्राइसेस में फिर से पड़ता हुआ दिखा है। अनुज, कैसे देखते हैं आप? 7479 के स्तर क्रूड के MCX पर है, यहां से क्या करने की राय है? देखिए, क्रूड में जो फंडामेंटल फैक्टर्स हैं वो सभी पॉजिटिव हैं, क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन है, सऊदी अरेबिया और रशिया आपस में मिलने की बात कर रहे हैं, वो भी थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है। साथ में जिस तरीके से प्रोडक्शन कट किया है वो भी यहाँ पर एक सपोर्टिव फैक्टर है। तो मुझे लगता है कि क्रूड में ऑलवेज अभी फिलहाल बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी। हालांकि गिरावट का ट्रेड हुआ है, बट यहाँ पर मैं अभी खरीदारी की साइड ही रहूंगा। मुझे लगता है कि भाव अगर नीचे 7,400 के आसपास मिलते हैं तो खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। ऊपर अगेन 7,600 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में डेफिनेटली $100 एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस लेवल है, बट मुझे लगता है कि वो ब्रीच यहाँ पे करता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल टेंशन एस्केलेट्स हो रहे हैं तो उससे का काफी हद तक सपोर्ट क्रूड को मिलता हुआ दिखाई देगा। तो क्रूड मुझे लगता है कि एक अगर हम ब्रॉड बात करें तो 7,000 एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा, ऑलमोस्ट $92 के आसपास में। तो 7,000 का लेवल अगर ब्रेक करेगा तो ही इसमें नेगेटिव ट्रेंड स्टार्ट होगा। तब तक मुझे लगता है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी क्रूड में रहनी चाहिए। ऊपर हमें लगता है कि जल्दी ही 7,800 और $100 तक के लेवल क्रूड में देखने को मिल सकते हैं। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी क्रूड में देखने को मिल सकती है।
ऑलराइट, अगर पिछले एक हफ्ते की बात की जाए तो 5 से 7% की तेजी दोनों ही वैरायटीज में है। ये जो मुनाफा वसूली है उसको गिनने के बाद भी कच्चा तेल अभी फिलहाल यहाँ पर पॉजिटिव है और बाइंग रिकमेंडेशंस यहाँ पर जारी हैं। अनुज, नेचुरल गैस को आप कैसे देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर यूरोप की तरफ से जो खबरें आ रही हैं उनके पास अच्छा खासा गैस का स्टॉक है। यूके ने यहाँ पर नियर 100% अपना गैस का स्टॉक इकट्ठा कर लिया है। क्लियरली ये सारी कंट्रीज अब सर्दियों के लिए तैयार हैं, जहां पर गैस एज अ हीटिंग मीडियम के हिसाब से यूज किया जाएगा। लेकिन ड्यूरिंग विंटर्स, आफ्टर विंटर्स, अगले 3 महीने अब यहाँ पर गैस के लिए कैसे रह सकते हैं? देखिए, आगे विंटर सीजन है और डिमांड काफी स्ट्रांग रहेगी, तो डेफिनेटली न्यूज़ की वजह से हो सकता है कि भावों में आपको एक शॉर्ट टर्म में कुछ गिरावट देखने को मिले। अभी 540 के आसपास चल रहे हैं, हो सकता है कि प्राइस एक बार नीचे 520 तक आ सकते हैं। हालांकि 500 का जो एक स्ट्रांग सपोर्ट जोन है वो यहाँ पे मेंटेन रहेगा। मुझे लगता है कि अगर किसी को शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी है तो बिकवाली का ट्रेड ले सकते हैं, 520 तक के लेवल आ सकते हैं। और अगर किसी को लॉन्ग टर्म ट्रेंड लेना है तो मुझे लगता है कि 500 के आसपास के लेवल मिले तो वहाँ खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए, क्योंकि डिमांड कंसर्न नेचुरल गैस में और जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल टेंशन एस्केलेट हुआ है, कहीं ना कहीं ये दोबारा से सप्लाई कंसर्न यहाँ पर आता हुआ दिखाई देगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी का ट्रेड लिया जा सकता है। ऊपर में हमें लगता है कि 580-600 तक के लेवल देखने को मिलेंगे, मगर जो करंट रेट के हिसाब से, जैसा कि न्यूज़ फ्लोट हो रहा है, तो उसके हिसाब से 10 से 15 रुपए की गिरावट नेचुरल गैस में इंट्राडे में देखी जा सकती है। अनुज, एनसीडीएक्स ने यहाँ पर कॉफी फ्यूचर्स लॉन्च किए हैं, आपने उसे देखा है? क्योंकि जो इंटरनेशनल क्यूज हैं वो यहाँ पर थोड़े से सपोर्टिव नजर आते हैं। आइस के जो कॉफी के इन्वेंटरीज हैं वो 23 साल में सबसे कम है। आपने वो नई कमोडिटी वॉच करनी शुरू की है? मनीषा जी, अभी वॉच करनी चालू नहीं करी, बट हाँ पीनी स्टार्ट कर दी है, तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीक तक हम पूरे प्रिपेयर हो जाएंगे कॉफी पर डिस्कशन करने के लिए। चलिए डन, आपको एक हफ्ते का टाइम दिया, आप पीजिए भी और इसको स्टडी भी करिए, फिर इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन बहुत शुक्रिया अनुज, एज ऑलवेज साथ जुड़ने के लिए, तमाम कमोडिटीज पर अपनी राय भी देने के लिए। मुझे भी दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज पर। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे इक्विटी मार्केट्स का पूरा एक्शन।